आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय बहुत बड़ी चर्चा चल रही है पूरे देश में कि क्या भारत 2047 तक विकसित देश बन पाएगा। और यह चर्चा किसने छेड़ी है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके रघुराम राजन, देख रहे होंगे आप इनके फोटो को। इन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा और भारत एक मिडिल इनकम कंट्री ही रह जाएगा, अर्थात भारत एक मध्य आय वाला देश रह जाएगा, डेवलप्ड कंट्री, हायर इनकम कंट्री नहीं बन पाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चीज पर चर्चा करेंगे क्योंकि भारत की सरकार ने 2022 में ही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। और भारत सरकार ने माना है कि जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे अर्थात 2047, तब भारत एक विकसित देश बन जाएगा। आखिर विकसित देश बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, भारत को क्या करना होगा और क्यों रघुराम राजन के अनुसार भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा, आज के इस सेशन में हम लोग इसी पे पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि विकसित देश बनने का कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन को देखें तो विकसित देश के संदर्भ में इनका अलग अलग नजरिया है। सामान्यतः यह माना जाता है कि विकसित देश वो देश है जिसके पास नागरिकों की जरूरतों से ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास संसाधन नागरिकों के जरूरतों से ज्यादा होते हैं, सामान्यतः वही विकसित देश है। और ऐसा देश कौन हो सकता है? जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी हो, जो औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था हो, जो हायर इनकम कंट्री हो, जो उच्च आय वाला देश हो, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसकी जीवन प्रत्याशा बहुत बेहतर हो, मानव विकास बहुत बेहतर हो, जिसके यहां पर शिक्षा और साक्षरता लगभग पूर्णता की तरफ हो, 100% लिटरेसी हो, एजुकेशन भी बहुत अच्छा हो और साथ ही साथ जो तकनीकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर गया हो, जिसके नाते उसके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। और साथ में मानव के लिए जो भी विकास के मानक हैं, उन सभी मानकों में जो अपने को शिखर तक ले जाने में सफल रहा है, सामान्यतः वह विकसित देश माना जाता है। और अगर इस आधार पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में वर्तमान में 38 देशों को विकसित देश माना जाता है, 17 देशों को विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री माना जाता है और 134 देश, 134 कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित देश माना जाता है। तो सबसे पहले तो एक चर्चा ये समझा जाए कि भारत ने आखिर क्या टारगेट बनाया जिसको लेकर के रघुराम राजन ने टिप्पणी की है। देखिए, भारत का टारगेट है कि 2047 तक भारत, इंडिया एट 2047 भारत यहां तक विकसित देश बन जाएगा। अर्थात जब भारत के आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे, इसको इंडिया एट 100 ईयर्स भी कहा जाता है। आजादी के बाद जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत विकसित देश बन जाएगा। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि यह संकल्प 2022 में लिया गया है, 2047 के लिए, 2047 के लिए यह संकल्प लिया गया है। तो 2022 में हमारी स्थिति क्या है और 2047 में हमारी स्थिति क्या हो सकती है, इसको लेकर के सबसे पहले आप प्रोजेक्शन को समझें तो आप आसानी से जान पाएंगे कि क्या भारत सरकार ने जो लक्ष्य बनाया है वह विकसित देश की तरफ भारत को ले जाने में सक्षम है। तो देखिए, 2022-23 में अगर भारत की कुल जीडीपी को देखें तो यह है 3.73 ट्रिलियन डॉलर, यह भारत की कुल जीडीपी है। और 2047 में इस जीडीपी के 30 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है। 30 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है।
जिसमें 5 ट्रिलियन डॉलर तक तो जाने की संभावना 2026 तक है और 7 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की संभावना 2030 तक ही है। 2030 तक भारत की जीडीपी 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और 2026 में 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और इस वर्ष लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। अर्थात 2023-24 को अगर आप देखें तो लगभग यहां पर 4 ट्रिलियन डॉलर की भारत की जीडीपी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2047 तक अगर आप देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था आपको कई गुना बढ़ती हुई दिख रही है, जैसा कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ऐसा माना है। लेकिन आरबीआई ने एक बहुत निष्पक्ष और बहुत बेहतरीन आकलन प्रस्तुत किया है। आरबीआई ने कहा कि अगर भारत विकसित देश बनना चाहता है 2047 तक, अगर भारत 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है तो भारत को 7.6% की दर से, ग्रोथ रेट से लगातार विकास करना होगा। अर्थात भारत की जो औसत ग्रोथ रेट होनी चाहिए, भारत की वो औसत ग्रोथ रेट इतनी होनी चाहिए 25 वर्षों तक लगातार, 25 वर्षों तक लगातार अगर ये ग्रोथ रेट रही तभी भारत विकसित देश बन पाएगा। और ये आरबीआई का आकलन है कि आरबीआई कहता अगर इतना 25 वर्षों तक औसत ग्रोथ रेट रही तभी भारत विकसित देश बनेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या की तुलना में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। एक बार मैं आपको ले चलना चाहता हूं कि भारत के पास जनसंख्या कितनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ जनसंख्या है, मोटे तौर पर 8 बिलियन जनसंख्या है। इसमें से 143 करोड़ हमारी ही जनसंख्या है। अर्थात अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या की तुलना में देखा जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 18% के आसपास है। अगर वर्तमान स्तर पे देखा जाए, वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो पूरी दुनिया की 18% जनसंख्या हमारे पास है। इसका मतलब दुनिया का हर 5वां 6वां आदमी भारतीय है। अर्थात दुनिया का हर 5वां 6वां व्यक्ति क्या है? भारतीय है। अगर दुनिया में 5-6 लोगों से मिलेंगे तो एक आदमी जरूर भारतीय मिल जाएगा। अर्थात हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हमारी जीडीपी 18% है पूरी दुनिया की जीडीपी का? बिल्कुल नहीं। अगर पूरी दुनिया की जीडीपी आप देखें तो लगभग 110 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पूरी दुनिया की जीडीपी है। ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है। ये इतनी पूरी दुनिया की जीडीपी है और इसमें अगर भारत की जीडीपी देखते हैं तो 3.73 ट्रिलियन डॉलर की है। इट मींस भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 3% के आसपास है। तो हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 18% और जीडीपी हमारे पास कितना है? 3%। तो 18% जनसंख्या और 3% हमारे पास रिसोर्स, दिस इज वेरी लेसर रिसोर्स। यह बहुत सीमित संसाधन है, बहुत कम संसाधन है। ऐसे में इतने संसाधन पे तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। भुखमरी, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी और विषमता, डिस्पैरिटी, ये लगभग 5 ऐसी समस्या है जिसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक विकसित देश बनने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। और इसी को आधार बना करके रघुराम राजन ने कहा कि भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। अभी उन पर आते हैं। इसका मतलब हमारे पास 3%, अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारे पास, जरा ध्यान दें, वर्तमान में अगर आप देखें तो हमारे पास जो जनसंख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, ये है 18% और हमारे पास रिसोर्स है, जीडीपी है, संसाधन है, ये 3% है पूरी दुनिया का। अब इसको यहां तक, इसके बराबर करने के लिए आपको कम से कम 3 6 18 6 गुना, जानते हैं, आपको अपनी जीडीपी को बढ़ाना होगा। और आज के आधार पर देखा जाए तो आपकी जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर, तो कम से कम 6 गुना इसमें ऐसे गुणा कर लीजिए। और 6 गुना गुणा मान लीजिए, हम इसको 4 मान लेते हैं, तो मोटे तौर पर 23 से लेकर के 24 ट्रिलियन डॉलर आपको चाहिए नागरिकों
की जो संख्या है, जनसंख्या है, उसके अनुसार आपको संसाधन पहुंचाने में। लेकिन आप जानते हैं कि चूंकि भारत में इस समय डेमोग्राफिक डिवाइडेंट की स्थिति है, अर्थात भारत में जननांकी लाभांश की स्थिति है। हमारे पास काम करने वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से, डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम से कम अगर $30 ट्रिलियन आपके पास रिसोर्स आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। और इसीलिए यह लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो निश्चित रूप से विकसित देश बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए 7.6% की ग्रोथ रेट चाहिए, और वो भी 1-2 वर्ष नहीं, 25 वर्षों तक, वो भी 25 वर्षों तक चाहिए। अब ये हो गई कड़ी परीक्षा कि क्या 25 वर्षों तक वास्तव में इतनी ग्रोथ रेट मिल पाएगी। तो जरा देखा जाए, अगर कोरोना के बाद पोस्ट कोविड देखेंगे तो 2000 अगर आप 21-22 देखिए तो ये अभी जो सुधर करके आ रही है 9.1% की ग्रोथ रेट है। इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो लगभग 8.7% की। और अगर 2022-23 की अगर ग्रोथ रेट देखें तो ये लगभग 7.2% के आसपास है, 7.2% के आसपास है। और 2023-24 की जो ग्रोथ रेट है, अगर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की माने तो लगभग 6.4 के आसपास ग्रोथ रेट मिल सकते हैं। तो ये तो देखिए ग्रोथ रेट यहीं पर कम हो जा रही है, और जबकि औसत कितनी चाहिए, 7.6% की चाहिए। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर और बहुत बड़े विद्वान हैं रघुराम राजन का कहना है इस आधार पर तो आगे चल करके 6% का ही औसत ग्रोथ रेट हो पाएगा, और 6% का औसत ग्रोथ रेट भारत को मिल पाएगा, रघुराम राजन का कहना है। और उन्होंने कहा अगर 6% से कैलकुलेट किया जाए तो अगले 10 वर्ष में भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है, आज लगभग $2500 के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति आय है। तो उन्होंने कहा अगले 10 वर्ष में ये दुगनी के आसपास हो जाएगी, अर्थात $5000 प्रति व्यक्ति हो जाएगी। और अगले 20 वर्ष में ये बहुत होगी तो $10,000 प्रति व्यक्ति हो जाएगी। और $10,000 प्रति व्यक्ति अगर आपकी आय होगी तो भारत तो विकसित देश बन नहीं पाएगा, क्योंकि विकसित देश बनने के लिए कम से कम $13,205 प्रति व्यक्ति से ज्यादा आय होनी चाहिए। हायर इनकम कंट्री में आपको आना पड़ेगा, वो भी अभी के अनुसार। अगर मैं दिखाऊं आपको कि विकसित देश बनने के लिए समानता, ये डाटा जरा देखिए, हायर इनकम के लिए आपके पास आय कितनी होनी चाहिए, $13,205, अर्थात $13,205। ये भी 2022-23, ये 2022-23 का डिवीजन है हायर इनकम कंट्री का, विकसित देश का, वर्ल्ड बैंक का ये मानक है। और भारत अगर $10,000 आएगा तो भारत $10,000 प्रति व्यक्ति यहां पे आएगा। इसका मतलब भारत अपर मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत आएगा। ये भी आज के मानक के अनुसार। अगर आप 2023-24 का ही देखिए तो 2023-24 में आप देखेंगे तो ये $13,845 हो चुका है। हर साल ये मानक भी तो बढ़ता है, ऐसा तो है नहीं कि ये मानक यही रहेगा 13,000 का ही। तो रघुराम राजन के अनुसार ये मानक जस्ट डबल हो जाएगा, ये भी, और डबल हो जाएगा, और भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय इतनी ही बढ़ेगी। इसका मतलब ये अपर मिडिल इनकम में नहीं, लोअर मिडिल इनकम में ही भारत रह जाएगा। मतलब रघुराम राजन कह रहे हैं कि भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री रह जाएगा, अपर मिडिल भी नहीं, और भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। और रघुराम राजन ने दूसरा और हतोत्साहित करने वाली बात कही और कहा भारत की तब तक जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी। मतलब जो काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट का जो फायदा है 2047 तक समाप्त हो जाएगा। फिर आश्रित जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन
वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी, फिर तो संभावना नहीं बचेगा, मतलब भारत विकसित देश हो ही नहीं पाएगा। ये रघुराम राजन ने कहा। मतलब रघु ने क्या बोला, रघुराम ने ये बोला कि अगर 6% की औसत ग्रोथ रेट है और ये अगले 20 वर्षों तक रहती है, तो उन्होंने कहा मैक्सिमम भारत की प्रति व्यक्ति आय $10,000 तक पहुंचेगी। और आज भी विकसित देश बनने के लिए कम से कम आपकी आय, प्रति व्यक्ति आय $205 से ज्यादा होनी चाहिए प्रति व्यक्ति। और भारत में है कितनी? भारत में ये अभी $2,500 प्रति व्यक्ति है। तो भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत वर्तमान में आता है। इसका मतलब रघुराम राजन का तर्क यहां पर सही दिखाई देता है। लेकिन आप जानते हैं रघुराम राजन का यह तर्क बिल्कुल रद्दी तर्क है, कहीं से भी इसे सही नहीं माना जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आलोचना कर रहा हूं। मैं तथ्यगत आलोचना करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति से असहमत हुआ जा सकता है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। और रघुराम राजन कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है, बहुत शानदार समझ वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कई बार भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत सरकार के मामले में उनका विचार कहीं ना कहीं से बायस्ड दिखता है। इसी नाते उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पीछे भी जो कुछ कहा, आपने देखा कि वह सही नहीं हुआ। रघुराम राजन ने भी 3-4 दिन पहले ही बयान दिया, तब तक आज ही मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। आज ही आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई और आईएमएफ की रिपोर्ट ने क्या कहा आप स्वयं देख लीजिए। आईएमएफ की रिपोर्ट ने क्या कहा यहां देख लीजिए। इंडिया स्टार परफॉर्मर, आईएमएफ, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, कह रहा कि इंडिया स्टार परफॉर्मर होगा इस साल भी। पूरे दुनिया के इकोनॉमी में लगभग 16% का जो ग्लोबल ग्रोथ रेट कंट्रीब्यूशन होगा, दैट विल कम फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है उसमें 16% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं लगभग 30 से 35 अर्थव्यवस्था ऐसी है जो मंदी में है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ एक्सीलरेटर है, पूरी दुनिया के लिए लीडिंग पोजीशन वाली अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत ग्रोथ ड्राइवर है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। और आईएमएफ ने स्वयं कहा है, देखिए इंडियाज इकोनॉमी सोज्ड रोबस्ट ग्रोथ ओवर द पास्ट ईयर। और ये जानते हैं आगे भी इस तरीके की स्थिति चलती रहेगी। अर्थात रघुराम राजन जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, कोई भी संस्था इस तरीके के तर्क से सहमत नहीं है। स्वयं एसबीआई के द्वारा भी उनके बयान की आलोचना की गई। आरबीआई ने उनके बयान की आलोचना तो नहीं की, लेकिन आरबीआई के बहुत सारे विद्वानों ने अपने पक्ष को रखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन चूंकि मैं भी एक इकोनॉमी के विषय से जुड़ा हुआ एक्सपर्ट रहा हूं और पिछले 19 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में इकोनॉमी के विषय को पढ़ाता रहा हूं, लगभग 500 से अधिक बैच मैंने यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का पढ़ाया है। और चूंकि इसी विषय से पे हमारा शोध भी रहा है, तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि मैं भी अपना पक्ष रखूं आपके सामने और भारत की अर्थव्यवस्था की रियल तस्वीर को जानने में आपको आसानी हो सके कि वास्तव में क्या भारत 2047 तक विकसित देश बन पाएगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि 7.6% की औसत ग्रोथ रेट ना रहे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 6% की औसत ग्रोथ रेट भी नहीं रहेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक खर्च किया है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक निवेश किया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पीएम गति शक्ति जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 2025 तक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो 7 पिलर हैं उसको इंटीग्रेट करते हुए पूरे वर्ल्ड के मानक के अनुसार विकसित करने
की पूरी योजना है और भारत सरकार ने 2047 तक 2 लक्ष्य बनाया है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, सेल्फ सफिशियंसी एंड मॉडर्नाइजेशन। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में अपने ऊपर निर्भरता, अपना हाथ जगन्नाथ। और दूसरा आधुनिकीकरण का मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में खड़े किए जाएंगे वो अगले 100 वर्ष तक भारत की जरूरतों के लिए होंगे और पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड के अनुसार होंगे। इसका मतलब है कि जब अभी इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जब सड़कें ठीक नहीं है, जब बंदरगाह पर्याप्त नहीं है, जब हवाई अड्डों पर उस तरीके की कैपेसिटी नहीं है, रेलवे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अनुकूल नहीं है, और तब भी भारत की अर्थव्यवस्था जब 7%, 8%, 6.5% पर ग्रो कर रही है, तो सोचिए 5-7 साल के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पर आ जाएगा, लॉजिस्टिक सर्विसेज भी एडवांस हो जाएंगी, भारत तकनीकी और नवाचार से और भी जुड़ जाएगा, तो क्या भारत की ग्रोथ रेट यही 7%, 7.5%, 6.5% रह जाएगी? तब भारत की ग्रोथ रेट 8%, 9%, 9.5% और कई बार 10% से भी अधिक होगी। लगभग भारत की अर्थव्यवस्था में अगर मैं तकनीकी की बात करूं, चूंकि तकनीकी विषय का भी मैं एक तरीके से जो तकनीकी विषय से जुड़ा रहा हूं, इसी का विद्यार्थी रहा हूं, तो तकनीकी के क्षेत्र में अगर मैं खाली, चूंकि जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर और आईटी की शुरुआत की तो लोगों ने राजीव गांधी को कंप्यूटर बॉय कह के चिढ़ाया और कहा कंप्यूटर आने से भारी बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन आप जानते हैं कंप्यूटर और आईटी के आने से भारत में 10 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न हुए। इस समय भारत में 44 करोड़ रोजगार है, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा आईटी, कंप्यूटर, टेलीकॉम और इससे एसोसिएटेड गतिविधियों से है। लेकिन उस समय राजीव गांधी की आलोचना की, क्योंकि तकनीकी के बारे में अंदाजा नहीं होता। इसरो की आलोचना की जा रही थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना खर्च करने से क्या लाभ होगा भारत जैसे गरीब देश को। लेकिन आज वही इसरो इस रो में नहीं है, उस रो में है। आज $9 बिलियन का सालीना कमाई है इसरो की। अगर $1 बिलियन भी देखिए आप तो लगभग 82,8,200 करोड़ के आसपास आता है। तो $9 बिलियन अगर मान लीजिए, उसको आप मोटे तौर पर 9 से 10 भी मान लें, आप देखिए तो लगभग 50,000 करोड़ तो खाली इसरो कमा के दे रहा आज। और इसरो की कमाई जल्दी ही 3-4 वर्षों के बाद आप देखेंगे वो लगभग $50 बिलियन के आसपास हो जाएगी। इसी तरीके से आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में अगर आप देखिए, वर्तमान में $137 बिलियन आईटी एनेबल्ड सर्विसेज से आ रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर डेवलप हो रहा है। तमाम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स का टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G के बाद 6G की टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत तरीके के तकनीकी का भी लगातार विकास हो रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर के, सिंचाई की सुविधा से लेकर के मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण भी कृषि के क्षेत्र का हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज एग्रीकल्चर से जुड़ रही है। तो क्या एग्रीकल्चर में वही ग्रोथ रेट रहेगी जो पहले थी? भारत के औद्योगिकरण की भी नींव रखी गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI जिसे आप कहते हैं, मेक इन इंडिया 25 सेक्टर में, PLI 14 सेक्टर में, DLI सेमीकंडक्टर और चिप बनाने के मिशन में भी, और इसी तरीके से तमाम नए सेक्टरों पर भी सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यही ग्रोथ रेट रहेगी जो अभी है? निश्चित रूप से नहीं। आगे भारत मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा और विश्व के कारखाने के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारा काम हो रहा है, सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे क्षेत्र बहुत एडवांस हो रहे हैं। भारत का मानव संसाधन वैसे ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत के लोगों के पास जो अंग्रेजी का ज्ञान है, जो तकनीकी की समझ है, जो प्रबंधन की समझ है, जो व्यवसायिक समझ है, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रहा है। सत्य नडेला, सुंदर पिचई जैसे अनेक भारतीय तमाम ग्लोबल टेक्नोलॉजी के कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
आने वाले समय में और भी बहुत सारे नेतृत्वकर्ता लोगों को आप देखेंगे, बहुत सारे लोग इन्वेंटर्स हैं, रिसर्चर हैं, क्रिएटिविटी, सुपर नेचुरल टैलेंट लोगों के पास है, तो ग्रोथ रेट कभी भी बूम कर सकती है। साथ में भारत ने क्वाटरनरी सेक्टर पे बहुत काम किया है। क्वाटरनरी सेक्टर के कारण आज भारत को पूरी दुनिया में जाना जाता है। लोग कहते हैं भारत को क्यों जाना जाए, तो हम लोग कहते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें भारत का दूसरा स्थान है। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, आउटसोर्सिंग, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, एमपीओ, सैंपलिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, ये सब क्वाटरनरी सेक्टर इकोनॉमी में आता है। और क्वानरी सेक्टर, जिसको पंचम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसमें स्टार्टअप, क्रिएटिविटी, सुपर नेचुरल टैलेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें भी भारत बहुत काम कर रहा है। साथ में ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी सहित बहुत सारे सेक्टर उभार के दौर में हैं। इस नाते भारत की अर्थव्यवस्था में 6% की ग्रोथ रेट रह जाएगी। रघुराम राजन का यह कहना भारत के अर्थव्यवस्था के भविष्य के प्रति नकारात्मक वातावरण को दर्शाता है, नकारात्मक सोच को दर्शाता है। क्योंकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कम इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने कम सुविधाओं, इतने कम तकनीकी और बहुत अनुकूल नीतियों के नहीं होने के बाद भी जब इतना ग्रो कर सकती है, तो आगे चल करके जब सब चीज बेहतर होगा तो ग्रोथ रेट कैसे कम होगी। इसलिए कम से कम 6% की ग्रोथ रेट तो नहीं रहेगी रघुराम राजन। और रघुराम राजन से केवल मैं ही असहमत नहीं हूं। वर्ल्ड बैंक कोई भारत की संस्था नहीं है, आईएमएफ कोई भारत की संस्था नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई भारत की संस्था नहीं है, और तमाम स्वतंत्र समझ रखने वाले अर्थव्यवस्था के लोग कोई भारत की संस्था नहीं है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था का फ्यूचर कुछ अलग जरूर होगा। और ऐसा माना जा रहा, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने यहां पे कहा कि भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा और भारत सरकार इसको लेकर के एक लक्ष्य चल रही है। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो अभी $2500 प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा इनकम जो इतनी है, बहुत सारे लोगों का कहना है 4 गुना तो बढ़ेगी, 4 से 5 गुना बढ़ेगी कम से कम। और अगर हम 4 से 5 गुना ही मान लें, 4 से 5 गुना, अगर आप 4 गुना मानते हैं तो $10,000 और 5 गुना मानते हैं तो लगभग $12,500 प्रति व्यक्ति। अगर इतना भी मान लेते हैं आप, तो कम से कम रघुराम राजन जो कह रहे हैं कि मिडिल इनकम कंट्री भारत रह जाएगी, वो तो बिल्कुल नहीं रहेगी, मिडिल अपर कंट्री हो जाएगी। दूसरे 4 से 5 गुना ही क्यों होगी 25 वर्ष में। अर्थव्यवस्था 2019 में, भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में कितना थी? भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में लगभग $7 ट्रिलियन के आसपास थी, और 2022-23 में स्वयं आप देख लीजिए कि $3.73 ट्रिलियन है। यहीं पर आप देखिए लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा बढ़ चुकी है। खराब, जबकि इस बीच में कोरोना था, क्या नहीं था। अच्छा, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि 2023-24 में भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो जाएगी, और 2026 में, चलिए 2026 में ये $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो जब यहां पर जस्ट दुगना दिख रहा है $5 ट्रिलियन, और मात्र जानते समय आप देखिए यहां 8 साल है, तो यहां पे दुगना हो रहा है, और हम मान लेते हैं कि 2036 में फिर दुगना हो जाएगी, तो 5 के बजाय 10 हो जाएगी, और 2047 में अगर फिर दुगना ही मान लेते हैं तो $20 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसका मतलब विकसित देश के निकट तो भारत जरूर पहुंच जाएगा। हो सकता है कि भारत विकसित देश ना बने 2047 में, लेकिन विकसित देश बनने के बहुत करीब आ जाएगा। रघुराम राजन को कम से कम इतना जरूर कहना चाहिए था। डॉक्टर कलाम की लोग आज आलोचना करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर कलाम ने झूठा स्वप्न दिखाया था, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि भारत 2020 तक विकसित देश बन जाएगा, और उन्होंने कहा था इंडिया विजन 2020। अच्छा हुआ उनकी डेथ हो गई,
वो स्वर्ग में चले गए। नहीं तो लोग कहते कि भारत विकसित देश नहीं बना। मिस्टर कलाम, क्या आप मिसगाइड कर रहे थे? देखिए, स्वप्न के प्रति कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने पूरे भारत को जगाने का काम किया। स्वप्न से ही जागरण होता है। ठीक, भारत विकसित देश नहीं हो पाया, और डॉक्टर कलाम ने कभी भी नहीं कहा कि 2020 तक विकसित हो जाएगा, बल्कि उन्होंने किताब लिखी और कहा कि अगर हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में ऐसा, इंडस्ट्री में ऐसा, सर्विसेज में, अगर भारत एग्रीकल्चर में ऐसा करता है, इंडस्ट्री में ऐसा करता है, सर्विसेज में ऐसा करता है, तो भारत 2020 तक विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने शर्त रखी थी। और पूरे किताब को पढ़िए कि एग्रीकल्चर में क्या भारत ने वो किया? क्या भारत सरकार कर पाई? नहीं कर पाई, तो नहीं विकसित देश बनी। लेकिन विकसित देश बनने के क्रम में ही भारत आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था केवल $0.7 ट्रिलियन की थी, और 2000 में भारत की अर्थव्यवस्था $0.4 ट्रिलियन की थी। आज कम से कम 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था $3.7 ट्रिलियन है। ये कम पैसा है? ये कम ग्रोथ है? स्वप्न से ही जागर। जैसे आपने आईएएस बनने का लक्ष्य रखा, ठीक है, आप आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आईएएस स्तर की समझ विकसित हो गई, वो सिलेबस समझ में आ गया, तमाम विषय समझ में आ गए, आपका ज्ञान और विज्ञान का जागरण हो गया, आपके सोच और समझ का जागरण हो गया। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान शोध और बोध से विकसित होता है, और कम से कम उस दिशा में तो आप आगे आए। इसलिए कभी भी नकारात्मक सोच के साथ आप अपने तथ्य को नहीं रख सकते, और कभी भी वर्तमान के आधार पर आप अपने तथ्य को नहीं रख सकते। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जब तैयारी कर रहे होते हैं, सोचते मेरा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? मूल्यांकन का आधार पिछला होता है कि पीछे मैं पीटी फेल कर गया, उससे पीछे मैं पीटी फेल कर गया, उससे पहले मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे पहले आईआईटी की तैयारी में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ, क्या आगे होगा ही नहीं। इशिता किशोर, जिनका इस वर्ष पहली रैंक आई है, 2 बार पीटी नहीं हुआ। अगर वो मूल्यांकन करती कि अभी तक नहीं हुआ तो क्या आगे नहीं होगा, तो फिर पहली रैंक कैसे आई? इसलिए पिछले के आधार पर हमेशा अगला होगा, यह कहना भी भविष्य के प्रति एक तरीके से अन्याय होगा। जो नहीं हुआ है वह नहीं होगा, यह कहना ठीक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई क्षेत्र ऐसा उभरे कि वो भारत को विकसित देश बना दे। आखिर ब्रिटेन विकसित देश बना। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जो विकसित देश बना। ब्रिटेन कब विकसित देश बना? ये पहला देश है जो विकसित बना 1770 में। और अमेरिका कब विकसित देश बना? 1860 में यूएसए विकसित देश बना। और जापान विकसित देश बन गया था 1866 में। जापान विकसित देश बन गया था, विकसित देश बन गया था। और आज विकसित देश देखिए तो 38 देश विकसित देश हैं। ओईसीडी में तो 36 देश दिखाता है, लेकिन 38 देश विकसित देश हैं। कोई एक सेक्टर, कोई 1-2 क्षेत्र भी भारत का ऐसा उभरेगा, हो सकता है कि केवल इसरो ही आपको नैया पार लगा दे, और केवल स्पेस टेक्नोलॉजी से हम $1-2 ट्रिलियन जुटा ले जाएं। इसी तरीके से तमाम टेक्नोलॉजी के सेक्टर से हो सकता है हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट कर ले जाएं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि भारत विकसित देश नहीं बनेगा, बल्कि भारत विकसित देश जरूर बनेगा। ठीक है, 2047 तक नहीं बनेगा, तो 2047 तक विकसित देश बनने के बहुत निकट तो जरूर आ जाएगा। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से और अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतन रखने वाले सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के वर्तमान के आधार पर भविष्य का मूल्यांकन करना निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अन्याय होगा। कभी गाड़ी नाव पे और कभी नाव गाड़ी पर होती है। हम किसी से असहमत हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते। हम भारत सरकार के इस लक्ष्य से असहमत हो सकते हैं, लेकिन स्वप्न रखा गया है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ बदलाव तो होगा ही। स्वप्न कल्पना नहीं है, अस्तित्व का कारक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।